अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे गुजर रही हैं छुट्टियां आपकी? ठीक से जा रही हैं, ठीक से पढ़ रहे हैं? आज बच्चों हम वीडियो नंबर 2 लेके आए हैं, रिएक्शन काइनेटिक या केमिकल काइनेटिक। पाकिस्तान में रिएक्शन काइनेटिक क्लास 11 चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, जो हमारा अपना सिलेबस है। इंडिया में ये केमिकल काइनेटिक सेम चैप्टर है, सेम मटेरियल है, सेम सिलेबस है। ये उनका चैप्टर 12 का क्लास 12 का चैप्टर 3 है। आज बच्चों जो हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो इसकी इंट्रोडक्शन देखी थी। हमने ये जो फैक्टर्स हैं आज पढ़ने हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कब इंक्रीज़ करता है, ROR इंक्रीज़ कब करता है, उसके बाद डिक्रीज़ कब करता है, उसके बाद मॉडरेट कब होता है, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तकरीबन 6 के करीब फैक्टर्स हैं बच्चों जिनको आज हम स्टडी करेंगे। ये जो वीडियो हम लेके आए हैं इसमें आपको O लेवल A लेवल के जो उनके बुक में शामिल हैं फैक्टर्स वो भी आपको मिलेंगे साथ। उसके अलावा बच्चों जो हमारी क्लास 11 हमारी चल रही है, इंडिया में क्लास 12 है, उसके भी आपको फैक्टर्स मिलेंगे। हम जो सारा सिलेबस इकट्ठा करके पढ़ाने लगे हैं ताकि किसी बच्चे का MD कैट की भी साथ तैयारी हो जाए और कोई चीज़ मिस ना हो जाए। सबसे पहले देखेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट को। नेचर ऑफ रिएक्टेंट बच्चों जब आप खाना खाते हैं तो वो जो खाना खाते हैं वो आपके डिपेंड करता है आपके सालन पे। अगर आपका सालन जो है उसमें बकरे का गोश्त पका हुआ है या मुर्गी का गोश्त पका हुआ है तो जिधर इंसान सब्ज़ी के साथ 1 रोटी खाता है, गोश्त के साथ 2 रोटियां खा लेता है। ये डिपेंड किस पे किया? सालन पे। सालन आपका जो है वो प्रोडक्ट है, रोटी जो है वो रिएक्टेंट है। सिमिलरली इसी तरह जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट है बच्चों वो डिपेंड, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड ही नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे करता है। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। मैं साइड पे होगा आपको समझा देता हूँ कैसे। हमने 3 टाइप के रिएक्शन पढ़े थे। सबसे पहले पढ़ा था आयनिक रिएक्शन। कौन सा पढ़ा था? आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन बच्चों बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? फास्ट रिएक्शन होते हैं। इनका रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना बंदे के पास की बात नहीं, एक्सपेरिमेंट से भी बंदा नहीं मालूम कर सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ रिएक्शन होते हैं। ये नैनो सेकंड में 10 की -6 बार इतना टाइम लेते हैं ये रिएक्शन होने में। वेरी जो है वो माइक्रो या नैनो सेकंड आप कह रहे हैं, नैनो सेकंड में होता है, नैनो या माइक्रो सेकंड में। इसलिए जो ये आयनिक रिएक्शन है हमारे, अब इसकी हमने मिसाल क्या ली थी, एग्जांपल क्या ली थी? लिया था NaCl जमा AgNO3। जब हमने इन दोनों को किया तो ये क्या हुआ? AgCl। ये क्या बने थे? AgLCl। ये वाइट प्रेसिपिटेट बने थे। साथ में हमारा क्या बना था? NaNO3। तो बच्चों मैंने तब बताया था ये जो Na क्या है, इस पे चार्ज पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, उसके बाद Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव। तो ये चीज़ें हैं ना, ये हम इसको कहते हैं आयन्स। बच्चों क्या बोलते हैं? आयन्स बोलते हैं। तो ये जो आयन्स हैं ये जब मूव करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं, इसलिए ये जो रिएक्शन है वो बहुत स्पीड से हो जाता है। तो ये किस पे डिपेंड किया? नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे। ये क्या है? ये देखिए इधर, ये क्या है? ये हमारा रिएक्टेंट है। कुछ बच्चे 11th और 12 में हो गए हैं पाकिस्तान और इंडिया में, कोई पता नहीं रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। तो ये क्या है हमारा? ये है प्रोडक्ट। तो बात करने का मकसद ये है, आपको बताने का मकसद ये है कि ये जो चीज़ है हमारा जो रिएक्टेंट है, ये जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है।
इस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे बच्चों डिपेंड करता है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज हाई विच डज नॉट बी डिटरमाइंड, विच डज नॉट बी डिटरमाइंड। ये थी हमारी एक एग्जाम्पल। उसके बाद बच्चों हमने देखा था कोवलेंट रिएक्शन। कोवलेंट रिएक्शन बच्चों हमने देखा था, और कोवलेंट रिएक्शन में जो हमने एग्जाम्पल ली थी वो ली थी, नज़र आ रहा है इधर कल, N2 जमा 3H2, ये बना 2NH3 अमोनिया। अब इधर बच्चों क्या होता है, ये बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ये इधर क्या हुए, हम इसको लिख सकते हैं बॉन्ड ब्रेक। लेकिन मैं देख लूँगा आपको नज़र आ रहा है नीचे से या नहीं। हाँ, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, ये इधर ये H नहीं नज़र आ रहा, ऐसे कर लें। ये बॉन्ड यहाँ से क्या हुए बच्चों? ब्रेक हुए। क्या हुए? ब्रेक। ये जो बॉन्ड हैं ये ब्रेक हुए, और जो इधर बॉन्ड बने ये फॉर्मेशन हुई है। ये जो चीज़ है हम इससे कह सकते हैं फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन हुई है। तो हम अगर इसका बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड करना हो कोवलेंट बॉन्ड का, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात हो रही थी। ये जो रिएक्टेंट है ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से रिएक्ट करता था, और जो ये रिएक्टेंट है हमारे पास ये बहुत स्लो भी नहीं है और बहुत फास्ट भी नहीं है। क्या है? इंटरमीडिएट। हम इस तरह जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट है बच्चों ये मालूम कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेने, आपने नाम सुना होगा ही होमोजीनियस रिएक्शन और हीट्रोजीनियस रिएक्शन। होमोजीनियस बच्चों जो रिएक्शन होते हैं, अब हमने ये देखना है कि ये कोलाइड कैसे करते हैं जो होमोजीनियस रिएक्शन है, क्योंकि ये सेम तरह के रिएक्शन होते हैं, इनका फिजिकल स्टेट सेम होती है, इनका रेट ऑफ रिएक्शन सेम होता है, अगर हम जो भी डिटरमाइंड हो, क्योंकि ये एक जैसे जो हैं वो क्या है? रिएक्टेंट है। और जो हीट्रोजीनियस रिएक्शन है वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। वो तो आपको पता है कि वो क्या होते हैं बच्चों? डिफरेंट होते हैं। तो इनके बड़ी ही खूबसूरत एग्जांपल्स हैं कुछ, अगर वो आपको बता दी जाए तो। चलें, इसको मैं रेज ही कर देता हूँ, जगह कम है नीचे, इसको नोट कर लें, करना है तो बस आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूँ, उसको पिक करें। ठीक है, हो गया? अच्छा जी, आपने एक एग्जांपल देखी होगी CH3COOH, जब ये रिएक्ट करता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और एक एग्जांपल है HCOOH COOH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। जब आपने जो देखा है होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस वाली जो एग्जांपल देखी है बच्चों, ये उसकी मैंने आपको जो टर्म देखी है उसकी मैंने आपको क्या बताया है? एग्जांपल बताई है। क्या बताई है? एग्जांपल बताई है। असल में ना बात ये क्या है, एक चीज़ और है कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस बात से हम इस एग्जांपल से ये नतीजा अखज़ करेंगे, हमें ये रिजल्ट आएगा कि किसके है? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। किसकी थी? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के। अब ये देखें, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट की। किसके? रिएक्टेंट की।
बच्चों जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कैसे है ये देखें, हमारे पास एसिटिक एसिड है, जब इसने रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, पीछे क्या बचा, नेगेटिव चार्ज। अब ये फंक्शनल ग्रुप बन गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था ना आपने, फंक्शनल ग्रुप नहीं देखी, अगर आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो आप फंक्शनल ग्रुप या IUPAC फंक्शनल ग्रुप 04 फोर्थ लेक्चर था IUPAC का, डॉट चांद केमिस्ट, यूट्यूब पे सर्च करें आपको मिल जाएगा। तो ये जो नेगेटिव है आपका क्या, ये चीज़ ये ऐसे बन जाएगी CH3COO नेगेटिव, और जो ये चीज़ है बच्चों ये ऐसे बन जाएगी HCOO नेगेटिव। अब मुझे बताएं इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, मोर स्टेबल कौन सा है? तो इसमें से बच्चों जो ज़्यादा स्टेबल है वो देखें CH3 है। CH3 क्या करेगा, CH3 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको क्या करेगा, पुश करेगा, क्या करेगा, पुश करेगा, धकेलेगा उनको आगे की तरफ, मतलब ये और इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहता है। जब ये और देगा तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ये जो है ये भी अनस्टेबल है। किसी भी एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो वो अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये किसी भी सूरत हाल में स्टेबल होना चाहते हैं, लेकिन ये जो चार्ज है ये किसी के भी ऊपर बेचा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज जो है इनको अनस्टेबल करता है। तो अगर देखा जाए तो हम इसको लिखेंगे कि ये क्या है, अनस्टेबल प्रोडक्ट है, और ये क्या है, ये स्टेबल प्रोडक्ट है। क्या है बच्चों, स्टेबल प्रोडक्ट है। इसको नोट करें, ये हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट था। अगर हमने देखना हो कि इसमें से ये इसको A कह लें, इसको B कह लें, और O और O और किसका ज़्यादा हुआ, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, और O और B ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू और O और A की। और ये इस तरह की चीज़ें बच्चों MD कैट में पूछी जाती हैं, इसको नोट कर लें। वैसे तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो है ये बहुत लंबा है, मैं बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ आपको, लेकिन आप इतना ही इसको रखें तो काफ़ी है आपके लिए। नोट करें जल्दी से। हो गया, चलें जी। तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। हाँ वाह सर, क्या गाने गाते हैं। नंबर 2 है हमारे पास जो फैक्टर है बच्चों, नंबर 2 वो कौन सा है, वो है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट मार्कर करना पड़ेगी चेंज। बच्चों आपके पास 3 चीजें हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। ये 3 चीजें हैं आपके पास। गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादा कोलाइड करेंगे, या जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादा कोलाइड करेंगे, या सॉलिड के जो मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादा कोलाइड करेंगे। बच्चों बताओ क्या होगा। आपको पता है जो गैस के मॉलिक्यूल है वो रैंडमली क्या करते हैं, मूवमेंट देते हैं, इधर को इधर को इधर को इधर को इधर, ये कर लें ऐसे ऐसे। तो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा रैंडमली मूवमेंट करते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड। लिक्विड का क्या होगा, लिक्विड अगर इधर को एक कर रहा है, एक इधर, ये कम करेगा, और सॉलिड तो वैसे ही नहीं करेगा, शाज़ो नाज़र बहुत कम करेगा। तो अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना, ये ठीक है। सबसे ज़्यादा जो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट जिसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है वो किसका है, गैस का ज़्यादा है, फिर लिक्विड का है, और फिर सॉलिड का है। नोट करें। हो गया। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों एक
सरफेस एरिया। नंबर 3 पे आ गया सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, हाँ जी करें शुरू। चलें बच्चों, सरफेस एरिया में कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस एरिया में रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रिएक्टेंट के। किसके रिएक्टेंट के? सरफेस एरिया के। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट के। वो कैसे? आपको हम मिसाल के से समझाते हैं। आपके पास एक बड़ा सा पतीला है, ठीक है, आपकी मम्मा या आपकी बाजी, इसमें हम सब की बाजी क्या करेगी? कौन सी एग्जाम्पल दें यार? हाँ चलो, यहाँ पे ना इस पे पानी है, क्या है? वाटर। पकाना है गोश्त। क्या पकाना है? गोश्त, मीट कह लें, बीफ कह लें, चिकन कह लें। हाय सर, कौन कौन से नाम लिए जा रहे हैं? ये क्या पकाना है बच्चों? गोश्त पकाना है, ठीक है। बिलफर्ज आपके पास गोश्त के जो टुकड़े हैं वो इतने हैं। ये गोश्त के टुकड़े हैं। अब ये आप इसको उठाओगे, इसमें रख दोगे। दूसरा आप लेते हैं, बीकर कह रहा हूँ, दूसरा बर्तन लेते हैं, उसमें गोश्त के टुकड़े हैं छोटे छोटे। जब ये आप पकाएंगे, कौन सा जल्दी पकेगा, ये या ये? तो ज़ाहिर बात है, जब आप वाटर में इसको रखेंगे तो ये हर साइड से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। हर साइड से वाटर क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा? जल्दी पक जाएगा एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये अंदर भी इसके गोश्त है। तो वाटर बाहर से जब ये रिएक्ट करेगा तो पकेगा कैसे? जो बीच में है क्या करेगा? ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है किस पे? सरफेस एरिया पे। ये सरफेस एरिया देखें ना, इसका कितना बड़ा है, सरफेस एरिया कितना बड़ा। तो इनका जो सरफेस एरिया वो कम है, तो फिर रिएक्टेंट का सरफेस एरिया भी क्या करता है? उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। देख लें, सरफेस एरिया भी हो गया। नंबर 4 पे हमारे पास लाइट। ये छोटा सा लेक्चर था, उसके बाद जो कल डिटेल में, ये मैंने इसलिए पहले पढ़ा दिया कि आपने इसमें से रेट लॉ निकलना है, इसमें से आर्हेनियस इक्वेशन निकली है, इसलिए मैंने ये पहले पढ़ाना जो है ना वो मुनासिब समझा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, खाली लाइट भी कह लें तो चल जाएगा, खाली लाइट भी कह लें तो चल जाएगा। हाँ जी, करें शुरू। बच्चों, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ना, इससे कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि वो सनलाइट से कंप्लीट होते हैं। क्या होते हैं? सनलाइट से कंप्लीट होते हैं। जो सनलाइट से कंप्लीट होते हैं उसमें पहले जो एग्जांपल है, जो हर बच्चा 9 से पढ़ रहे हैं, बल्कि 6 से पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। जब लाइट निकलती है, फोटोसिंथेसिस होती है, तो पौधे को क्या मिलता है? खुराक मिलती है। सिमिलरली इसी तरह जो लाइट है बच्चों, वो फोटोसिंथेसिस का वो काम करती है। फोटोकेमिकल फोटॉन्स कह लें, फोटॉन्स का काम करती है। आपको कुछ 1-2 एग्जांपल देते हैं, आपको समझ आ जाती है। कहता है सेम रिएक्शन, जो मैंने आपको पहले बताया रिएक्शन, उसी की बात हो रही है। अगर उस तरह का रिएक्शन आ जाए जो मैंने पहले बताया फोटोसिंथेसिस वाला, तो सेम जो रिएक्शन है वो क्या है? और फोटोसिंथेसिस आप कह सकते हैं फोटोकेमिकल भी आप बच्चों बता सकते हैं, फोटोकेमिकल का भी नाम दे सकते हैं। तो इधर क्या हुआ? हमने एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन की लेते हैं।
क्लोरीन की लेते हैं। ये सनलाइट है, ये क्या है, फोटॉन, क्या है, फोटॉन्स, क्या है बच्चों, फोटॉन्स। तो ये क्या बनेगा, HCl, क्या बना, HCl। ठीक है, तो अब इसको रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, लाइट की ज़रूरत पड़ी। किसकी ज़रूरत पड़ी, लाइट की। लाइट में होता क्या है, जो सन लाइट होती है बच्चों, उसमें होता क्या है, फोटॉन्स। फोटॉन्स जो हम जो कहते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। सनलाइट से फोटॉन्स निकलते हैं, फोटॉन्स से क्या निकलता है, पैकेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी होती है उसमें। लेकिन इधर एनर्जी की बात नहीं होगी, इधर सिर्फ और सिर्फ फोटॉन्स की बात होगी। एक एग्जांपल हो रहा है कि अगर आप बिलफर्ज बल्ब लगाते हैं, पहले आपके पास 60 वाट का बल्ब है, फिर आप लगा लेते हैं 100 वाट का बल्ब। तो जब ये 100 वाट का बल्ब लगाएंगे, ये वाला, ये होगा न्यू, तो इसमें क्या होगा, इसके फोटॉन्स भी इंक्रीज हुए। क्यों फोटॉन्स इंक्रीज हुए, लाइट इंक्रीज हुई, वाट इंक्रीज हुए, तो फोटॉन भी इंक्रीज होंगे। जब ज़्यादा लाइट होगी तो ज़्यादा फोटॉन होंगे। 100 वाट का 200 वाट का लगा लें, जो सा मर्जी लगा लें, ठीक है, हो गया। अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि इस केस में हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब इंटेंसिटी लाइट हो इंक्रीज होगी, फिर जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, अगर ये इंक्रीज हुई है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो क्या होंगे, इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हुए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज। इस चीज़ को देख लें, मैंने क्या बताया, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ फोटॉन भी इंक्रीज होंगे। जब नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट करें, हो गया। चलें, नंबर 5 पे है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के बाद इसमें वैसे मैं बता दूं है दो ही हैं पढ़ने वाले, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। दो हमारे जो फैक्टर्स हैं वो असल हमने जो पढ़ने हैं, बाकी में से इतना खास पेपर नहीं आता, लेकिन चलें आपके सिलेबस में तो पढ़ाई जाते हैं। आगे है बच्चों नंबर 5 पे कैटालिस्ट। कैटालिस्ट, कैटालिस्ट बच्चों क्या करता है, विच स्पीड अप या डाउन, लेकिन डाउन की बात नहीं करेंगे हम, सिर्फ कर इसकी बात करेंगे पॉजिटिव की, नेगेटिव की बात नहीं करेंगे। विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। कैटालिस्ट का पता चल गया, कैटालिस्ट है क्या है। कैटालिस्ट कहता है कि वो चीज़ है जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है। क्या करता है, स्पीड अप करता है। उसके बाद जो रिएक्टेंट है बच्चों हमारे पास, और जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक लोअर एक्टिवेशन एनर्जी क्रिएट करते हैं। हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक एनर्जी क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी क्रिएट करते हैं। उस एनर्जी को हम नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। किसका नाम देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देते हैं। आपको ग्राफ से समझा देते हैं। ये चीज़ है हमारे पास, यहाँ से प्रोडक्ट बना, यहाँ से रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। ये क्या है बच्चों, ये जो चीज़ है ना, इस पीक पे जो चीज़ एनर्जी हम उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। किसका नाम देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देते हैं। लेकिन याद रहे कि ये विदाउट कैटालिस्ट है, विदाउट कैटालिस्ट, विदाउट कैटालिस्ट। उसके बाद बच्चों हम कैटालिस्ट लेते हैं, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। थोड़ी स्पीक दे लें, ऐसे कर लें। ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है हम इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटालिस्ट,
विद कैटालिस्ट, विद कैटालिस्ट। इसमें आप देखें जब टेम्परेचर आपका हाई हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हुई विदाउट कैटालिस्ट। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि एक आदमी है, यहाँ से नज़र आता हो, एक आदमी है बच्चों, उसने ना ये पहाड़ है, ये पहाड़ है। अब उस बंदे ने इस कोने से इस साइड पे जाना है, तो वो क्या करेगा, वो एक मैं देख लूँ यार, यहाँ से नज़र आ रहा है, हाँ आ रहा है। अब इस बंदे ने इस साइड पे जाना है, तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा, यहाँ से जाएगा ऊपर ऐसे, फिर ऊपर से नीचे आएगा, टाइम वेस्ट होगा, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। लेकिन जब हम कैटालिस्ट यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, वो इसमें से इस साइड से कोई रास्ता अपना क्रिएट कर लेगा। क्या कर लेगा, कोई रास्ता क्रिएट करेगा अपना। जब सीधा सीधा तो वो क्या चला जाएगा, सीधा सीधा चला जाएगा, एनर्जी भी कम, कॉस्ट भी कम, तेल भी कम लगा, काम भी होगा। इसी तरह बच्चों हम कैटालिस्ट जो यूज़ करते हैं रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए करते हैं। रिएक्शन को जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जब हम डिटरमाइन करना हो तो हम एक्टिवेशन एनर्जी के साथ साथ कैटालिस्ट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, चलें नोट करें। चलिए एक एग्जांपल देते हैं आपको, SO2 जमा O2 SO3NO। इस एग्जाम्पल में बच्चों देखा गया है कि जो हमारा, इसको कर लेना बैलेंस, NO जो है वो क्या है, हमारा क्या है, कैटालिस्ट है। लेकिन हम इसको रेट ऑफ रिएक्शन के तौर पे भी देखते हैं। NO को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन NO कैटालिस्ट के। तो ये जो NO है, फिर ये हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा कैटालिस्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, कैटालिस्ट के। आगे समझ, चलें नोट करें, नोट करें, जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी 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 जल्दी। हो गया। अब टेम्परेचर की बात करते हैं, फिर कंसंट्रेशन की बात करेंगे, उसके बाद कुछ आपको होम एक्टिविटीज़ देते हैं और बाय बाय करेंगे फिर। तेरी चाहत तो केमिस्ट्री खा गई, वाह सर वाह। 6 टेम्परेचर, असल जो है वो यही है फैक्टर, असल फैक्टर बच्चों टेम्परेचर है। तो आपको जो पूरा चैप्टर है वो आप बार बार इस टेम्परेचर को देखेंगे और कंसंट्रेशन को देखेंगे। सर बहुत नींद आ रही है बच्चों को, काम बहुत करना पड़ता है। तो मैं इधर लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, when the temperature is increase। जब हम टेम्परेचर, एक बिल फर्ज हमारे पास ये एक जार है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल हैं बच्चों। जब हमने नीचे से टेम्परेचर इसका तेज किया तो क्या होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे आपस में। क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। जब ये ज़्यादा कोलाइड करेंगे आपस में तो फिर क्या होगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि ये रैंडमली कोलाइड कर रहे हैं। रैंडमली क्या कर रहे हैं बच्चों, कोलाइड कर रहे हैं। तो जब रैंडमली कोलाइड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, ज़्यादा कोलाइडिंग कर रहे हैं, ज़्यादा टेम्परेचर हमने दिया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 10 डिग्री सी हमारा जो टेम्परेचर है ऑन, लिखें इधर, ऑन 10 डिग्री सी टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज डबल, इंक्रीज डबल।
ये 10 डिग्री सी पे हमारा जो टेम्परेचर है वो डबल हो जाएगा या 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, या 3 टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी डिटेल में बात करेंगे, टेम्परेचर को आप ज़्यादा नहीं पढ़ना। और ही इस इक्वेशन जो है इसमें इसकी डिटेल से बात करेंगे, इसलिए अब डिटेल से बात नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, नोट करो। करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो। उसके बाद कंसंट्रेशन को देखते हैं। कंसंट्रेशन को मैं वैसे बता देता हूँ आपको, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो अंधे को पता चल रहा है। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, मिकदार। अच्छा, आप लोगों ने ना अपने घरों में मकान बनाए होंगे। जब आप मकान बनाते हैं तो मिस्त्री अपने मजदूर को बोलता है 4 दाबड़े सीमेंट और 4 दाबड़े रेत और 1 दाबड़ा सीमेंट डाल लो। कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन उसको बता रहा है। अगर वो ही ये कह दे तो मजदूर अगर वो 6 दाबड़े रेत और 1 दाबड़ा वो कर ले सीमेंट ले, तो फिर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज कंसंट्रेशन। अगर मिकदार कंसंट्रेशन पूरी बता रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा विद द कंसंट्रेशन। तो ये भी टाइम रहता है, ये भी टाइम होता है। अगर वो 5 दाबड़े सीमेंट कर ले, रेत कर ले, 1 दाबड़ा सीमेंट कर ले, तो फिर ये अनचेंज भी रहता है, सेम रहता है। कंसंट्रेशन क्या रहती है, सेम, वो एडजस्ट कर लेती है थोड़ी बहुत। तो लिखें इसे, विद इंक्रीज कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद कहता है विद डिक्रीज कंसंट्रेशन डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। फिर कहता है वन एवर, कभी कभार क्या कहता है, इट आल्सो ऑन चेंज, इट आल्सो ऑन चेंज। ये 3 कंडीशन हैं बच्चों कंसंट्रेशन की जो हमने आपको बताई हैं। असल में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अफेक्ट करता है बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन। अगर हम कंसंट्रेशन जो है वो चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट करेगा। बिलफर्ज ये हमारे पास इतनी कंसंट्रेशन है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ए है। अगर हम इसकी चेंज कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, चेंज नहीं हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाएगा। इसलिए किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। ठीक है, हो गया। इसके एग्जांपल देखते हैं। मॉलिक्यूल की जो कोलिजन है वो डिपेंड करती है, वो भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इस एग्जांपल है कि आप कन्वेक्शन करते हो 21% अगर आप कोई आग जलाते हो तो वो फास्टर होती है प्योर ऑक्सीजन से। किससे फास्टर होती है, प्योर ऑक्सीजन। एग्जांपल पसंद है, ये खुद ही देख लीजिएगा इसमें क्या है, किसी ने मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 6-7 क्लास से जो है वो चलती आ रही हैं। तो आज का लेक्चर यही था बच्चों। कुछ आपको होम एक्टिविटीज़ मैंने देनी थी वो सुने और फिर क्वेश्चन नंबर 1, हाउ concentration depend upon rate of reaction. Question number 2, when the speed of light, हाय सर स्पीड का तो आपने पहले बताया ही नहीं था। when speed of light
डिक्रीज देन रेट ऑफ फ्रैक्शन इज, फिर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसके आपने कमेंट करने हैं, हमें एक दो पॉइंट का इसका आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आप आएंगे, हाँ नेचर ऑफ रिएक्टेंट पढ़ा था, सरफेस एरिया, हाउ रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड upon in yet surface area। ये 3 क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर कमेंट में करना है। आंसर ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा इतना ही था जितना आपने पढ़ लिया है, और अब मिलेंगे अगली वीडियोस में। अगली वीडियो जो है हमारी वो होगी ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन में आपको मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और सूडो ऑर्डर। ठीक है बच्चों, ये मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा आर्हेनियस इक्वेशन, रेट लॉ ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन से पहले पढ़ा दूंगा और ये इकट्ठे पढ़ा दूंगा, रेट ऑफ फ्रैक्शन और ऑर्डर लॉ। उसके बाद फिर फर्स्ट ऑर्डर की ज़्यादा वीडियो, सेकंड की ज़्यादा, थर्ड की ज़्यादा, ये सब चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, शाद रहें, आबाद रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें।